नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास पढ़ेंगे। देखा जाए इसके पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे। आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास का प्रथम भाग पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार अंग्रेज भारत में आकर अपना स्थायित्व प्राप्त करते हैं और स्थायित्व प्राप्त करने के बाद विभिन्न व्यवस्थाओं को लागू करते हैं। उन व्यवस्थाओं में उन्होंने रैयतबाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, महालबाड़ी बंदोबस्त, इन सभी व्यवस्थाओं को लागू कर वह क्या करते हैं, एक शोषण करते हैं। उसके बाद यह 3 चरण से गुजरते हैं। 3 चरण होता है। एक प्रथम चरण जिसको बोला जाता है लूट का संज्ञा दिया जाता है, जो 1757 से 1813 ईस्वी का होता है। फिर एक द्वितीय चरण होता है जिसमें औद्योगिकवाद का जन्म होता है, भारत के लिए विऔद्योगिकीकरण होता है। और तृतीय चरण जिसमें एक निवेश का काल होता है। तो इसके पहले चैप्टर में हम लोग उसका पढ़ें, आज उसके आगे के भाग को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे धन का निष्कासन, ड्रेन थ्योरी, और दूसरा विऔद्योगिकीकरण, और तीसरा रेल का विकास। तो इसमें तीनों चैप्टर्स हैं। इसमें ये ड्रेन, धन का निष्कासन, ये ऐसा पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपका कोई भी होगा, या तो यूपी पीसीएस या तो बिहार पीसीएस, कोई भी देंगे। मतलब इस तरह के टाइप्स में, इस तरह जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। तो देखा जाए क्या था ड्रेन थ्योरी, धन का निष्कासन। तो देखा जाए अंग्रेज क्या कर रहे थे, एक भारत का बहुत बड़ा धन का हिस्सा वो ब्रिटेन पहुंचा रहे थे। यानी भारतीय धन को ब्रिटेन पहुंचाना वो धन का निष्कासन कहलाया। इसका मतलब क्या हो गया कि आज से बहुत साल पहले ब्रिटिशर्स व्यापार करने भारत आते थे। तो व्यापार करने का मतलब क्या होता था, वह यहाँ से वस्तुओं को लेते थे और उसके बदले में पैसा देते थे। यानी पैसों का लेन देन के बाद वस्तुओं का लेन देन होना। व्यापार का मतलब क्या होता था कि अगर आप पैसा दे रहे हैं तब आपको वस्तु मिल रहा है। यहाँ से वस्तु को ले जाकर वह क्या करते थे, मध्य एशिया, यूरोप में जाकर बेचते थे। तो कहने का मतलब, आप व्यापार का मतलब हुआ कि वस्तुओं को पैसा देकर खरीदना। लेकिन क्या हो रहा था, भारतीयों के साथ क्या हो रहा था, यहां से पैसा को तो ले जा रहे थे, लेकिन उसके बदले में भारतीयों को जो कुछ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा था। तो यही धन का निष्कासन कहलाया। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यही क्या था, भारतीय धन का ब्रिटेन जाना तथा बदले में कुछ प्राप्त नहीं होना, यही धन का निष्कासन कहलाया। कि जो ब्रिटिशर्स थे भारत से क्या कर रहे थे, धन को लेकर जा रहे थे और उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। अगर व्यापार होता तो भारत को उसके बदले में जरूर कुछ मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस और सबसे प्रथम जो ध्यान आकृष्ट के 1757 ईस्वी से इसका धन निष्कासन का जो चरण है वह स्टार्ट होता है। 1765 ईस्वी का बोला जाता है कि द्वैत शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक चलता है। इस द्वैत शासन के दौरान ब्रिटेन क्या करता है, भारत से अत्यधिक मात्रा में धन का निष्कासन करता है और वह ब्रिटेन पहुंचाता है। तो यह जो द्वैत शासन रहा था, जो 1765 से 1772 ईस्वी के बीच में रहा था, इसमें 2 शासन, द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। कर्तव्य का व्यवस्था का, और यहाँ से धन को लूटकर ब्रिटेन पहुंचा रहे थे ब्रिटिशर्स। उसके बाद क्या होता है, इस ओर सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ध्यान आकृष्ट करते हैं। उन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख के द्वारा लोगों को अवगत करवाना चाहा। कौन सा वो था लेख, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 ईस्वी में लिखा गया था। लेकिन यह लेख उतना लोगों को ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाया। उसके बाद इन्होंने क्या किए, दादा भाई नौरोजी एक पुस्तक लिखे जिसमें उन्होंने ब्रिटिश का भारतीय धन का ब्रिटेन पहुंचाना, यानी धन का निष्कासन, उस पर विशेष ध्यान डाले। वो पुस्तक का नाम था द प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यह जो पुस्तक था यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स भारतीय धन का निष्कासन कर रहे हैं, भारतीय धन को भारत से लूट कर ब्रिटेन पहुंचा रहे हैं। जो बुक का नाम था द प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। तो ये कभी कभी पॉइंट जो होता है वह क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन 2 पुस्तक का, इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया लेख कौन लिखे, दादा भाई नौरोजी। द प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया, दादा भाई नौरोजी। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, 1867 से 1868 ईस्वी में उन्होंने 20 रुपया प्रतिवर्ष
पर कैपिटा इनकम के दर से उन्होंने बताया कि जो उस समय जो भारत का पर कैपिटल इनकम था 20 रुपये प्रति वर्ष था। और यह इस और कौन ध्यान आकर्षित कराएं, यही दादा भाई नौरोजी। उन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि 67 से 68 में 20 रुपया वार्षिक दर से पर कैपिटा इनकम था। उसके बाद एक और हैं आरसी दत्त, जिन्होंने भारतीय धन का निष्कासन ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया, किस प्रकार से ब्रिटिशर्स भारतीय धन का निष्कासन कर रहे थे। तो जो आरसी दत्त थे उन्होंने द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा। इसमें भी उन्होंने धन के निष्कासन का प्रकाश डाला और इससे लोगों को अवगत करवाया। उसके बाद क्या होता है 1896 ईस्वी, जहां पर कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस को भी मानना पड़ता है कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स भारतीय धन का निष्कासन कर रहे हैं। यहां से एक बहुत बड़ी धन का मात्रा वह ब्रिटेन पहुंचा रहे हैं। कब मानना पड़ा कांग्रेस को? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में वंदे मातरम भी गाया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि धन का निष्कासन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिलाएं। सबसे प्रथम दादा भाई नौरोजी ने 2 पुस्तकों के द्वारा लोगों को इस ओर आकर्षित किया और बताया कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स भारतीयों का शोषण कर रहे हैं और यहां से धन का बहुत बड़ी मात्रा में ब्रिटेन पहुंचा रहे हैं। तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद जो कलकत्ता में होता है, इसमें कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़ता है कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, भारतीय धन का निष्कासन कर रहे हैं, यहां से धन को ब्रिटेन पहुंचा रहे हैं। उसके बाद आता है धन का निष्कासन के बाद विऔद्योगिकीकरण। ये क्या है विऔद्योगिकीकरण? देखा जाए विऔद्योगिकीकरण का मतलब होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी उद्योग का विनाश, उद्योग का पतन। क्या था इसको बारे थोड़ा सा समझेंगे। देखा जाए हम लोग पढ़े हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ आत्मनिर्भर था। यानी जो भारत था आत्मनिर्भर इसलिए था क्योंकि वह अपने जीविकोपार्जन के लिए इतना उत्पादन कर लेता था ताकि उसे दूसरे पे डिपेंड ना रहना पड़े। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि भारत कृषि प्रधान होने के साथ साथ आत्मनिर्भर था, यानी खुद से उत्पादन कर लेता था ताकि दूसरे से यहाँ से खरीदना ना पड़े, लाना ना पड़े। तो बात की जाए ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी जो है ग्रामीण लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे, कृषि से जुड़े हुए थे। और शहर स्तर पर शहर में या शहर के आसपास कुछ ऐसे छोटे मोटे उद्योग धंधे थे जिस उद्योग धंधे से शहरी लोग अपना और जीवन यापन कर रहे थे। तो उसमें क्या होता था, कुछ ऐसे वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे जो जरूरत था और कुछ जो अति महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन होता था उनको वो लोग व्यापार करने के लिए विदेश भी भेज दिया करते थे। तो इस प्रकार जो हमारा देश था आत्मनिर्भर था। उसके बाद क्या होता है, जब यूरोपीय कंपनियां आती है, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, तो क्या करते हैं कि यह जो उद्योग होता है जिस पर क्या करते हैं भारतीय लोग जो भारत के होते हैं, जो आत्मनिर्भर होते हैं, जो उद्योग कहने का मतलब लघु स्तर पर ही उद्योग थे लेकिन उद्योग थे। जैसे बात की जाए रेशम, सूती वस्त्र का, रेशम वस्त्र का, उसके बाद बात की जाए हस्तशिल्प का, उसके बाद लकड़ी से बने हुए सामान का। तो ये सभी का छोटे स्तर पर एक उद्योग था। तो भारतीय ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हो जाता है, यह उद्योग का पतन हो जाता है और इसके पतन हो जाने के बाद ये इसके जगह पे कोई नया उद्योग नहीं लगता और ये बंद ही रह जाते हैं। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, औद्योगिकीकरण। जो ब्रिटेन के फैक्ट्री रहते हैं, उद्योग धंधे रहते हैं, वह छोटे और पुराने होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। लेकिन उस बंद के जगह पे वहाँ पे बड़े मात्रा में और नए उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स के लिए क्या होता है, ब्रिटिशर्स के लिए यह औद्योगिकीकरण होता है और भारत के लिए विऔद्योगिकीकरण रहता है। क्योंकि भारत में जो भी उद्योग रहते हैं वह पतन के कगार पे चले जाते हैं और धीरे धीरे उसका विनाश हो जाता है। लेकिन जो ब्रिटेन में रहते हैं पुराने और छोटे उद्योग धंधे, उसके जगह पे बड़े उद्योग लगा दिए जाते हैं और नए उद्योग स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विऔद्योगिकीकरण का मतलब हुआ उद्योग का पतन हो जाना तथा इसके बदले में नए उद्योग की स्थापना नहीं होना। यही हुआ विऔद्योगिकीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद देखेंगे कि जब भारतीय कपड़े के बारे में एक डेनियल डेफो एक ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो नामक एक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि
ब्रिटेन में भारतीय कपड़े इतने भारी मात्रा में मौजूद हो गए थे कि हमारे घर से लेके, हमारे अलमारी से लेके हमारे किचन में ठूस ठूस तक भरे हुए थे। ये कौन बोलते हैं? डेनियल डेफो। उस टाइम क्या होता है कि भारतीय जो वस्त्र होते हैं उसका काफी मांग होता है इंग्लैंड में, यानी कहने का मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं, काफ़ी यहाँ के जो निर्माण होते हैं, वस्त्र हो गया, सूतरी हो गया, ये सब कपड़े का डिमांड रहता है। लेकिन इस डिमांड के कारण वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं वह जलने लगते हैं, उनको जलन होने लगता है। और इसी ईर्ष्या से वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पर भारतीय वस्तुओं को मांग नहीं किया जाए, मांग बंद किया जाए और ब्रिटिश में उत्पादन वस्तुओं पर जोर दिया जाए और ब्रिटिश के लोग ब्रिटिश में उत्पादन वस्तुओं का उपयोग करें। तो उद्योगपति वहां के क्या करते हैं? वह क्या करते हैं? भारतीय जो उद्योग रहता है, जो यहां से माल ब्रिटेन पहुंचता है, उस पर भारी मात्रा में आयात शुल्क लगा देते हैं, टैक्स इतना लगा देते हैं कि उसका कीमत अत्यधिक बढ़ जाता है और जिसके कारण लोग किनना बंद कर देते हैं। तो उसी में से क्या होता है, तो ये कपड़े के बारे में इन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो बोला है। उसके बाद देखा जाए कि क्या होता है कि जो उस टाइम जो शहर और ग्रामीण स्तर पर जो उद्योग धंधे थे भारत में, वह इतने डेवलप्ड थे कि लोगों का वहाँ पर क्या हो रहा था, अपना आत्मनिर्भरता बना हुआ था। जो शहर में लोग रह रहे थे तथा उसके आसपास के जो लोग रह रहे थे, वह अपने स्तर पर इतना उत्पादन कर लेते थे, चाहे वो लघु स्तर पर ही क्यों ना हो, लेकिन उत्पादन इतना हो जाता था ताकि वो आत्मनिर्भर रहे। यानी छोटे छोटे जो भी उद्योग धंधे, शिल्पकारी हो गया, उसके बाद वस्त्र से रिलेटेड हो गया, रेशम से हो गया, उसके बाद लकड़ी से रिलेटेड जो भी इस तरह के थे, वो बने हुए बुनकरों से बने हुए कपड़े, ये सभी का उत्पादन कर रहे थे। और इसी में से कुछ जब अति महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन होता था, उसे वह विदेश में व्यापार के लिए भेज देते थे। उसके बाद बात की जाए ग्रामीण स्तर की, तो ग्रामीण स्तर पर क्या हो रहे थे, लोग कृषि पर डिपेंड थे, यानी कृषि आधारित था। कृषि क्या कर रहा था? कृषि उद्योग को सपोर्ट कर रहा था और उद्योग कृषि को सपोर्ट कर रहा था। जो कृषि उत्पादन होता था वह उद्योग को बढ़ावा देता था और यह उद्योग कृषि को सपोर्ट करता था। इस तरह से कृषि और उद्योग में एक तरह से सामंजस्य बैठा हुआ था और लोगों की आत्मनिर्भरता भी बनी हुई थी। तो हम लोग देखें कि किस प्रकार से जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो यहाँ के उद्योग धंधे थे, कैसे एक दूसरे से परस्पर सामंजस्य बैठाए हुए थे। उसके बाद जो इन उद्योगों का होता है पतन का कारण क्या होता है, क्या ऐसा रीजंस होता है जो यह पतन हो जाते हैं, कुछ उन बिंदुओं पर हम लोग देखेंगे। पहला है लिखा हुआ संरक्षक एवं खरीदार का पतन हो जाना। संरक्षक कौन थे? जो भारत के लोग थे, भारत के रजवाड़े थे, जो भारत में निवास कर रहे थे, वह बड़े बड़े भारतीय रजवाड़े ही वह वस्तुओं का संरक्षण करते थे। क्योंकि जब वस्तु का उत्पादन होता था तो भारत के ही लोग, जो यहाँ के राजा महाराजा थे, जो यहाँ के प्रजा थी, सब वही वस्तुओं को लेता था। लेकिन क्या होता है, जब अंग्रेजों के आ जाने के बाद वह बड़े बड़े क्षेत्र पर जब वह अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जैसे बंगाल की बात की जाए, बंगाल के बाद मैसूर की बात की जाए, मैसूर के बाद वह क्या करते हैं, पंजाब पर आक्रमण कर लेते हैं, फिर मराठा पर, इन सभी बड़े बड़े क्षेत्रों पर, लगभग संपूर्ण भारत पर अंग्रेज जब अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, तब क्या हो जाता है, इन वस्तुओं के संरक्षक, जिनको संरक्षण मिल रहा था, वो भी क्या हो जाता है, हट जाता है। यानी सब ब्रिटिश के कब्जे में आ जाता है और ब्रिटिश के क्षेत्र में आ जाता है और जो इन वस्तुओं को संरक्षक थे, जो खरीदार थे, उनका भी पतन हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये पहला टॉपिक देखें। उसके बाद दूसरा क्या होता है, ब्रिटेन द्वारा भारतीय वस्तु पर अत्यधिक कर। हमने आपको बताया कि क्या होता है, जब भारतीय वस्तु की मांग ब्रिटेन में बढ़ने लगती है, लोगों के घरों तक पहुंचने लगती है, तब वहां के व्यापारी और बड़े बड़े उद्योगपति इस बात से चिढ़ने लगते हैं कि भारतीय वस्तु का यहाँ ब्रिटेन में क्यों मांग किया जा रहा है। और वह क्या करते हैं, उस वस्तु पर अत्यधिक कर लगा देते हैं, जिसके कारण क्या किया जाए, ऐसा लोग यहाँ पर नहीं उस वस्तु को खरीद सके, तो वह क्या करते हैं, वही कर लगा देते हैं और अपने वस्तुओं को और ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं को संरक्षण देते हैं, अपनी वस्तुओं को, कि जो भी यहाँ ब्रिटेन के लोग होंगे वह ब्रिटेन में तैयार माल या वस्त्र को ही पहनेंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, ब्रिटेन द्वारा भारतीय वस्तु पर अत्यधिक कर लगा देना तथा संरक्षण की नीति देना। तीसरा क्या है, औद्योगिक क्रांति। भारत कच्चे माल का उत्पादक एवं तैयार माल का बाजार बन जाता है। क्या होता है, जब भारतीय
वस्तु विदेशों में, ब्रिटिशर्स में जब उसका डिमांड कम हो जाता है, जब तो क्या हो जाते हैं, जो भारतीय लोग रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे जब उनका बिजनेस नहीं चलता, उद्योग धंधे ठप पड़ जाता, डिमांड नहीं होती, मांग नहीं होती, तो जो भी उद्योग धंधे रहते हैं वह पतन के कगार पर आ जाते हैं। और वह आखिर में क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि भारत क्या हो जाता है, कच्चे माल का उत्पादक हो जाता है और तैयार माल का बाजार बन जाता है। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, यहाँ का तो बिजनेस ठप हो जाता है, उद्योग धंधे पतन के कगार पे चले जाते हैं और यहाँ से कच्चे माल को ले जाकर ब्रिटेन में उत्पादन कर, वहाँ कर उत्पादन कर उस वस्तुओं को खपत करने के लिए भारत भेजते थे। तो इस तरह से क्या हो गया, भारत कच्चे माल का उत्पादक हो गया और तैयार माल का बाजार बन जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि एक ददनी प्रथा था। ये ददनी प्रथा क्या था कि कोई भी मतलब किसी को अग्रिम राशि देना, कोई भी उद्योगपति या उद्योग जो भी है मालिक है, जो कोई वस्तुओं का उत्पादन करता है, उसको पहले में एडवांस में पैसा दे देना ताकि वह वस्तु निर्माण करे तो पहले उसी को दे दे। यानी एक प्रकार से एक एग्रीमेंट होता था जिसमें उस वस्तु को क्या होता था, पूरा उन्हीं को देना होता था। तो ये था ददनी प्रथा, यानी पहले से उसको कोई भी वस्तु के उत्पादन के लिए पहले पैसा चुका देना ताकि उसको ब्रिटिशर्स कम दाम पर खरीद कर उसको ज्यादा दाम में बेचे। तो ये ददनी प्रथा भी उद्योगों के पतन में बहुत बड़ा एक कारण रहा। उसके बाद आ जाता है सिंथेटिक रंग और मशीनों का महत्व। जो सिंथेटिक रंग था यह भी एक प्रकार से अहम भूमिका निभाता है। देखा जाए जो भारतीय वस्त्र जो बने होते थे, चाहे रेशम के हो चाहे सूती को हो, उसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सिंथेटिक रंग, कृत्रिम रंग का प्रयोग करते हैं। और साथ में साथ मशीन का महत्व, जो भारतीय वस्त्र होते थे वह हाथों से बने होते थे, वह बुनकरों के द्वारा बने हुए होते थे। जब मशीनों के द्वारा बने हुए वस्त्र बाजार में आने लगे तो क्या करने लगे, इस प्रतिद्वंदता के कारण भारत का जो वस्तु रहता है वह पीछे हो जाता है और मशीन का महत्व क्या करता है, भारतीय वस्तुओं का भारतीय बाजार को एक पतन के कगार पे पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से कुछ देखें कि विऔद्योगिकीकरण का क्या कारण रहा भारत में। तो इस तरह से भारत में तो विऔद्योगिकीकरण होता है लेकिन अंग्रेज में औद्योगिकीकरण होता है। काश भारत में भी औद्योगिकीकरण होता तो स्थिति कुछ और आज होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये हम लोग देखें विऔद्योगिकीकरण के कुछ मुख्य बिंदु के जो पॉइंट थे जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे रेल का विकास। तो रेल का विकास क्या करता है, किस प्रकार से आर्थिक स्थिति में एक अहम भूमिका निभाता है। देखा जाए ब्रिटिशर्स जब रेल का विकास करते हैं तब वह भारतीयों से कहते हैं कि हम रेल का विकास भारतीयों के सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी ऐसी मंशा नहीं होती है। रेल का विकास करने के पीछे भी उनका आर्थिक लाभ ही होता है। कैसे, उन बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। देखा जाए पहला जो रेल का विकास है 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में किया गया। उसके बाद बात की जाए रेल का विकास वहां पर किया गया जहां पर उनको किनको, ब्रिटिशर्स को जरूरत थी। यानी उन जगहों पर रेल लाइन बिछाई गई जहां पे सैनिक और व्यावसायिक हित से प्रेरित था। यानी उन जगहों पर जहां पर बाहर या आंतरिक आक्रमण होने के पर तुरंत से तुरंत सैनिकों को भेजकर वहां के युद्ध को, वहां के विद्रोह को दबाया जा सके, उन्हीं जगह पर रेल लाइन को बिछाया गया। उसके बाद रेल लाइन को वहां पर बिछाया गया जहां से ब्रिटिशर्स कच्चे माल को ला सकते हैं, कच्चे माल वहां से उठाकर एक जगह ला सकते हैं। तो उन जगहों पर क्या किया गया, रेल लाइन बिछाया गया। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स सैनिक से प्रेरित एवं व्यावसायिक हित से प्रेरित जगहों पर रेल लाइन बिछाया। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, निवेश का काल सर्वाधिक रेल में 1858 ईस्वी में देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा एक घोषणा किया जाता है 1858 ईस्वी में कि जो रेल में विकास करेगा उसे मुनाफा दिया जाएगा। कंपनी या तो घाटे में जाए या लॉस में जाए, उसको 5% मुनाफा मिलेगा। तो इसके एवज में क्या होता है, वह निवेश का काल सर्वाधिक रहता है। जो यह 5% का बेनिफिट, जो प्रारंभिक चरण में जो निवेश पर 5% का गारंटी दिया जाता है, उसके कारण भारी मात्रा में निवेश होता है 1858 ईस्वी में। और उसके बाद क्या होता है, उसमें लाभ की गारंटी भी दिया जाता है और धीरे धीरे बाद में यह लाभ को कम किया जाता है, 4% 3.5% तक किया जाता है। तो इस तरह से
हम लोगों ने देखा कि रेल के विकास में किस तरह से ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से भारत में रेल लाइन बिछाते हैं। उसके बाद बात की जाए उसके बाद क्या होता है, एडवर्ड कमेटी 1924 ईस्वी में लाया जाता है। यह एडवर्ड कमेटी क्या था, इस एडवर्ड कमेटी के आधार पर रेल बजट को अलग कर दिया जाता है। यानी दिन प्रतिदिन रेल एक इतना व्यापक स्थिति पकड़ लेता है, इतना व्यापक रूप ले लेता है कि उसका बजट अलग पर पेश करना पड़ता है। तो 1924 ईस्वी में जो पहले आम बजट के साथ रेल बजट को पेश किया जाता था, अब उसको अलग कर दिया गया और अलग से उसको एडवर्ड कमेटी लाकर 1924 ईस्वी में रेल बजट को अलग पेश किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 3 प्रमुख बिंदुओं को, एक धन का निष्कासन ड्रेन थ्योरी, जिस पर सर्वप्रथम जो प्रकाश डालें दादा भाई नौरोजी डालें, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद विऔद्योगिकीकरण को हम लोगों ने देखा किस तरह भारत में उद्योगों का विनाश हुआ, जो उद्योग छोटे स्तर पर चल रहे थे उनका पतन हो गया और पतन ही रह गया, उसके जगह पे कोई नया उद्योग नहीं लगाया गया। लेकिन ब्रिटेन में क्या हो जाता है, जो छोटे उद्योग थे, जो पुराने उद्योग थे, उसको बंद कर दिया जाता और उसके जगह पे नए उद्योग और बड़े उद्योग लगाए जाते हैं। तो इस तरह से भारत में विऔद्योगिकीकरण और ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण होता है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रेल का विकास कर क्या करते हैं, वहां से भी ब्रिटिशर्स अपना आर्थिक लाभ लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछ जाते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स ने कुछ बातें बोली है। कार्ल मार्क्स कहें कि रेल का विकास एक अग्रदूत का काम करता है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने रेल के विकास को एक अनावश्यक वस्तु कहकर संबोधन किया है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पत्रिकाएं हैं जिन्होंने रेल को एक भारतीयों के लिए हथकड़ी के समान उपयोग होने वाला वस्तु को संबोधन किया है। उसके बाद बात की जाए दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को ही क्या संबोधन किए, अनिष्टों का अनिष्ट कहकर दादा भाई नौरोजी ने इसको संबोधन किया है। तो इस तरह से बहुत सारे जो थे राइटर थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने विभिन्न बातों कहकर इसके बारे में बोला। तो इस तरह से आज हम लोग देख लिए जो आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास का भाग 2, इसका जो 50% है हम भाग 1 में पढ़ा दिए हैं, वो आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। उसका लिंक भी हम आपको डाल देंगे। उसके बाद जो 50% बचा हुआ है इसमें डाल देंगे। उसके बाद एक क्या करेंगे, इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे, जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लेने के बाद आपका काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, इस चैप्टर पर कंट्रोल हो जाएगा। तो आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना लेंगे, ऐसे हम आपको डाल भी देंगे, उसका सॉल्यूशन आप जरूर करें और खुद से बनाएं। और दोस्तों एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे, हमारे लाइक्स और व्यू बहुत कम आ रहे हैं, तो आप कृपया अपने जो भी वो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जो नॉलेज लेना चाह रहे हैं, जो अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, उन तक हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि आप और हम दोनों मिलकर कामयाब हों।